हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चारुमोगा इंस्पायर्स। आज की ये स्पेशल मास्टर क्लास है क्लास 10th की स्पेशल डिमांड पर फर्स्ट फ्लाइट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया और आप लोगों ने बहुत सारी क्वेरीज भी मेरे साथ पर्सनली डिस्कस की रिगार्डिंग क्वेश्चंस के, तो वो मैंने आपको पर्सनली जाके हर एक बच्चे को आंसर किया है। आज फर्स्ट फ्लाइट में क्लास 10th के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनकी डिस्कशंस होंगी। और आज की क्लास को जिसने अच्छे से शुरू से लेकर एंड तक अटेंड किया, अपने नोट्स बनाए, तो आप मुझसे लिखवा लें, आपके 90% अबव मार्क्स आएंगे। आज की स्पेशल क्लास सब बच्चों के लिए है जिन्होंने फर्स्ट फ्लाइट को एक बार रीड तो किया है, लेकिन अटेम्प्ट कैसे करना है, कौन कौन से क्वेश्चन पे फोकस किया जाए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करने हैं, क्या लिखना है, वो कैसे लिखना है, ये सब कुछ इस मास्टर क्लास में आज मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। आज के मास्टर क्लास सारे ही स्टोरीज के रिलेटेड है। स्टोरीज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको अच्छे से समझते जाएं, कीवर्ड्स को लिखते जाएं, दैट आर रियली गोइंग टू हेल्प यू ड्यूरिंग योर एग्जाम। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज मास्टर क्लास। So first chapter is A Letter to God by G.L. Fuentes। चलिए, सबसे पहले इस स्टोरी को देखते हैं कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली, कौन से कीवर्ड्स आपने माइंड में रखने हैं। इसकी एक छोटी सी समरी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं लिटरेचर को टच किया है, तो अगर आज की क्लास में इस स्टोरी को आप इस पूरी क्लास को प्रॉपरली अटेंड करते हैं, तो आप देखिए कि आपको लगेगा लास्ट मोमेंट इस क्लास को अटेंड करने से आपके कितने अच्छे मार्क्स आए। The story revolves around Lencho. Lencho is the protagonist of the story. जो कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट होता है, मतलब मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी को बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट। जो स्टोरी में एक विलन का काम करता है उसको बोलते हैं एंटेगनिस्ट। ये वर्ड्स को याद रखें। लेंचो कौन है? ही इज अ पुअर येट डेडिकेटेड फार्मर। आपने दोनों ही चीजों को बताना है। ही इज पुअर येट डेडिकेटेड फार्मर, बहुत ही अपना काम सही तरीके से करता है, डेडिकेटेड है। हु डिपेंड्स ऑन हिज क्रॉप्स फॉर सर्वाइवल। One year his hopes are shattered when a hailstorm destroys his entire crop। एक बारी क्या होता है कि उसकी सारी की सारी आशाएं मिट्टी में मिल जाती हैं जब हेल स्टॉर्म, मतलब कि जिसको कि आप हिंदी में गड़े कहते हैं, बर्फ के गड़े जिसको ढेले कहते हैं, वो पड़ते हैं, उसकी सारी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लीविंग हिज फैमिली इन डेस्पेयर, उसकी सारी की सारी फैमिली परेशान हो जाती है। हाउएवर लेंचोस अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, इसको नोट डाउन करें, अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। आप लोग सिर्फ फेथ इन गॉड लिखते हैं, कीवर्ड क्या कहता है लेसन का? अनवेवरिंग मीन जिसको शैटर नहीं कर सकते, जिसको हिला नहीं सकते। लीड्स हिम टू राइट अ लेटर आस्किंग फॉर 100 pesos। वो भगवान को लेटर लिखता है कि मेरे जी सारी खेत खलियान खराब हो गए, अब मुझे 100 pesos दीजिए। ये एक करेंसी का नाम है, पेसोस। टू सस्टेन हिज फैमिली, उसकी फैमिली का गुजारा करने के लिए। द पोस्ट मास्टर डीपली मूव्ड बाय लेंचोस फेथ कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज कलीग्स एंड सेंड 70 pesos एज अ जेस्टर ऑफ काइंडनेस। यहाँ पे 70 pesos, ये एमसीक्यू में आ सकता है आपको। पोस्ट मास्टर क्या करता है कि अपने जिसको की लेटर मिलती है, वो जाता है अपने जितने भी कलीग्स होते हैं ऑफिस में, उनसे पैसे इकट्ठे करता है। कितने पैसे इकट्ठे करता है? 70 पैसों। और वो उसको जाके लेंचो को वो दे देता है। और वो ये जो एक्ट है उसका, ये आप लैंग्वेज देखिए कौन कौन क्या एक्ट है पोस्ट मास्टर का। इसमें लिखेंगे आप एक्ट ऑफ काइंडनेस, एक्ट ऑफ बेनोवलेंस, एक्ट ऑफ हेल्पिंग अदर्स। तो ये वर्ड्स को आप नोट डाउन करें। इंस्टेड ऑफ फीलिंग ग्रेटफुल, Lencho assumes the postmaster employees have stolen 30 pesos and writes another letter to God। अब लेंचो एक पुअर फार्मर है, भोला वाला भी है, तो उसको ये लगता है कि वाकई में मेरी विश भगवान ने ग्रांट कर दी है, गॉड हैज ग्रांटेड हिज विश। तो इसलिए जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उसको लगता है उन्होंने उसके बाकी के 30 pesos चोरी कर लिए हैं। तो द स्टोरी हाईलाइट्स फेथ, काइंडनेस एंड आयरनी, showcasing how innocent beliefs can sometimes
मिस इंटरप्रेट ह्यूमन काइंडनेस। ये लास्ट लाइन के लिए मैंने ये पूरी समरी आपको दी है, इसको नोट करें। आजकल जो क्वेश्चन सीबीएसई देता है वो पूरी स्टोरी के रिलेटेड होते हैं, तभी तो उन्होंने नाम दिया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कि पूरी स्टोरी में से लाइन टू लाइन क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो क्वेश्चंस आएंगे कि आपने क्या समझा उस स्टोरी को पढ़ के, अगर आप उस जगह होते तो क्या करते। तभी बच्चों के पास कीवर्ड्स नहीं होते, लैंग्वेज नहीं होते। यहाँ देखिए कौन से वर्ड्स हैं, ये स्टोरी क्या शोकेस करे, शोकेस का मतलब है क्या दिखा रही है, ये वर्ड शोकेस को जरूर लिखें। इनोसेंट बिलीफ, एक इंसान कैसा इनोसेंट होता है और वो भगवान से कैसे अपने, उसका फेट इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि उसको लगता है कि वाकई में भगवान मुझे पैसे दे रहा है, लेकिन वो कभी कभार मिस इंटरप्रेट होता है। इंटरप्रेट क्या मतलब होता है, चीज को समझना, मिस इंटरप्रेट होता है गलत समझना। यहाँ लेंचो गलत समझ रहा है कि उसकी काइंडनेस को जितने भी पोस्ट मास्टर के एम्प्लॉयज हैं, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने उसके 30 पैसे चोरी कर लिए हैं। वो उनको नहीं समझ पाता कि वो उन लोगों ने उसके लिए क्या हेल्प किया है, क्या जेस्टर किया है। बट पीपल्स परसेप्शन में शेप देयर रियलिटी डिफरेंटली। लेकिन अगर आप, कोई इंसान आपके लिए अच्छा कर रहा है, आप उसको अलग तरीके से देखते हो, नेगेटिवली सोचते हो, तो आप यहाँ क्या लिखते हैं, पीपल्स परसेप्शंस, लोगों की सोच, उसको बोलते हैं परसेप्शन, में शेप देयर रियलिटी डिफरेंटली। आप कोई आपके लिए अच्छा कर रहा है, आपको लगेगा शायद वो सही नहीं है, तो आपकी रियलिटी, दूसरे की रियलिटी को आप डिफरेंट तरीके से देखते हो। सो अगेन वी विल डू दिस लाइन, दिस चैप्टर showcases how innocent belief can sometimes misinterpret human nature. It teaches that help can come from unexpected sources. इससे ये पता लगता है कि हेल्प हमें अलग अलग सोर्सेज से आती है, बट कभी कभार हम उस हेल्प को नहीं देख पाते। जैसे कि आज हम ये वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, कुछ बच्चे देखेंगे, जो बहुत बच्चे को लग रहा है कि वाकई में मेरी बेनिफिट के लिए, वो तो नंबर ले जाएगा, और यही आपके लिए भगवान भेजता है अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से। तो यू कैन पीपल्स परसेप्शन समटाइम्स आपकी जो रियलिटी है उसको शेप्स इट डिफरेंटली, आप कुछ और समझते हैं और आप लोगों की अच्छाइयों को नहीं देख पाते। सो दिस वाज द समरी। नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैरेक्टर एनालिसिस। ये क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, आपको कैरेक्टर एनालिसिस कैसे लिखना है, एडजेक्टिव्स को रिटेन करना है, समरी नहीं लिखनी, एडजेक्टिव्स, क्वालिटीज, उसके जितना भी उसका फिजिकल अपीयरेंस है वो देखें, उसका करेक्ट में रोल क्या है वो आपने बताना है, समरी कैरेक्टर स्केच का पार्ट नहीं होती। एंड सेकेंडली, कैरेक्टर स्केच लिखते वक्त हमेशा प्रेजेंट टेंस को यूज करें, डोंट यूज पास्ट टेंस व्हेन यू आर यूजिंग द कैरेक्टर स्केच। ओके, नाउ coming to the first character sketch, the most important Lencho, a simple, hardworking farmer who has immense faith in God. His belief in divine help in unwavering, leading him to write a letter to God for financial assistance. यहाँ देखिए मैंने कौन कौन से एडजेक्टिव यूज किए, सिंपल, हार्डवर्किंग फार्मर, इमेंस मीन्स जिसको भगवान पे बहुत ज्यादा फेथ है और उसका यही बिलीफ उसको डिवाइनली हेल्प करता है। डिवाइन हेल्प होती है जब भगवान से आपको हेल्प मिलती है। अनवेवरिंग वर्ड को दिमाग में रखें, अनवेवरिंग, जिसको कोई कोई हिला नहीं सकता, इस विश्वास के साथ कि उसका विश्वास इतना पक्का है, वो भगवान को लेटर लिखता है क्योंकि उसको पता है कि गॉड इज गोइंग टू रिप्लाई हिम। His innocence and honesty makes him unaware of the post office employee's generosity, leading to his misunderstanding of human kindness. लेकिन उसकी innocence, उसकी honesty उसको अवेयर नहीं कराती हैं कि पोस्ट जो ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो उसके लिए हेल्प के लिए वर्ड क्या हमने यूज किया, जेनरोसिटी। इस वर्ड को लिखे जेनरोसिटी, लीडिंग टू हिज मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, वो ह्यूमन काइंडनेस को नहीं समझ पाता। आगे चलते हैं पोस्ट मास्टर की तरफ। ये आपको 3 मार्क्स का ही छोटा सा कोई क्वेश्चन आ सकता है पोस्ट मास्टर के रिलेटेड। वो कौन है, काइंड हार्टेड एंड कंपैशनेट मैन who respects Lencho's faith. He gathers money to help Lencho, demonstrating generosity and empathy. Empathy होता है kindness, वो पैसे इकट्ठा करता है, ये एक्ट उसका दिखाता है generosity towards Lencho, empathy मतलब kindness towards, sympathy towards Lencho. His action highlight the theme of selfless kindness. Theme को learn करें, selfless kindness is the theme of this chapter. अब चलते हैं, चलिए अब आपकी स्पेशल डिमांड पर जो क्वेरी चल रही थी, मैम
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं? लेसन्स तो हमें थोड़े बहुत कर रही आते हैं, बट कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड हमें कैसे मार्क्स देगा और कौन कौन से कीवर्ड्स हमें लिखने हैं? तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद व्हाट यू ऑल वर वेटिंग फॉर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन जाता है चैप्टर नंबर 1 रिलेटेड टू गॉड का। व्हाट डज लेंचोस फेथ इन गॉड टेल अस अबाउट हिज कैरेक्टर? आंसर कैसे लिखेंगे? ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल नजर आता है, बट क्या बच्चे भूल जाते हैं अगेन हाउ टू यूज द कीवर्ड्स। व्हाट डज, पहले तो सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगी बेटा, आप लोग मैक्सिमम बच्चे जो गड़बड़ कहते हैं आंसर्स को लिखने में, वो है टेंसेस की गलतियां। ध्यान रखें टेंसेस की मिस्टेक्स नहीं करनी है, नहीं तो आपका 3 मार्क्स में से 1 मार्क स्ट्रेट फॉरवर्ड ही चला जाएगा, और वैसे भी कुछ कीवर्ड्स मिसिंग हो गए तो 1.5 ही आपको मुश्किल से मिल पाएगा। अब चलती हूँ कि क्या मैम ध्यान में रखें, फिर कैसे पता लगेगा कौन सा टेंस यूज करना है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को भी आज सॉल्व करते हैं। आपने देखना है क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन प्रेजेंट फॉर्म में लिखा है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को क्वेश्चन आता है डू, डज, हैज, हैव, इज, एम, आर, तो ये सब क्या है? प्रेजेंट फॉर्म के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अगर क्वेश्चन में ये कोई भी वर्ड गिवन है तो आपने आंसर लिखना है प्रेजेंट फॉर्म में। अगर क्वेश्चन में वॉज, वर, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है या हैड गिवन है, आपने आंसर लिखना है पास्ट फॉर्म में। ये सिंपल सी चीज को माइंड में रख लें तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। और अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है व्हाट विल यू डू, तो आपने आंसर फ्यूचर टेंस में बताना है। ये तीनों टेंसेस को माइंड में रखें, आपने हेल्पिंग वर्ब को देखते हुए आंसर लिखना है। चलिए अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज लेंचोस फेथ इन गॉड टेल अस अबाउट हिज कैरेक्टर? आपकी वर्ड लिमिट है अराउंड 40 to 50 वर्ड्स। अब जो मैंने आपसे पीछे डिस्कस किया सेम ही कीवर्ड्स को डिस्कस करूंगी। अगर आप पहले समरी को अच्छे से समझ लेंगे कौन से कीवर्ड्स हैं, अलॉन्ग विद कैरेक्टर एनालिसिस को अच्छे से समझते हैं, तो क्वेश्चन आंसर्स हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, यू कैन इजीली डू इट। लेंचो इज अ डीपली रिलीजियस एंड ऑप्टिमिस्टिक फार्मर। रिलीजियस को लिखें, ऑप्टिमिस्टिक स्पिरिचुअल भी लिख सकते हैं। अब पूछेंगे बच्चे मैम ऑप्टिमिस्टिक का मीनिंग क्या होता है? जो इंसान लाइफ में पॉजिटिव सोचता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक, और जो नेगेटिव सोचता है उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। जो कहता है कुछ नहीं हो सकता मेरा, ये दुनिया में कुछ नहीं रखा हुआ, हर चीज में नेगेटिविटी, कोई काम कर रहा है ये तो ऐसे ही कर रहा है, ये तो वैसे ही कर रहा है, ये ऐसा ही है, like he doesn't think anything about good about the people, that person is called as a pessimist person। तो यहाँ पे हमें क्वालिटी नजर आई ऑप्टिमिस्टिक। His unshakable faith in God leads him to write a letter asking for help after his crops are destroyed. His innocence and sincerity make him believe God will directly send money, showing his childlike trust in divine intervention। अब जो कीवर्ड्स हैं अनशेकेबल फेथ, इसको लिखें। गॉड की तरफ कौन सा फेथ था? अनशेकेबल फेथ, इसलिए वो गॉड से पैसे मांगता है। हिज इनोसेंस एंड सिंसेरिटी, ये वर्ड को जरूर लिखें। इनोसेंस और सिंसेरिटी की वजह से ही बिलीव्स इन गॉड एंड डायरेक्टली आस्क गॉड टू सेंड हिम मनी। इससे क्या पता लगता है? बच्चे यहां लिख देते हैं यहां तक, लेकिन जो मेन क्रक्स छुपा है, जो मेन आपका पॉइंट छुपा है, वो कहां लिखा है? It showcases, it highlights his childlike trust। बच्चे जैसे वो विश्वास करता है भगवान में, इन डिवाइन इंटरवेंशन। डिवाइन का मतलब होता है जो गॉड के साथ कनेक्टेड होती है उसको बोलते हैं डिवाइन। इंटरवेंशन का मतलब होता है जब गॉड डायरेक्टली आपकी लाइफ में आके कुछ चमत्कार करते हैं, इंटरवेंट करते हैं, यू नो दैट इज कॉल्ड एज डिवाइन इंटरवेंशन। अब सेकंड क्वेश्चन आप ध्यान से जरूर देखें, देखने में बहुत ज्यादा इजी लगता है, लेकिन मार्क्स 3 out of 3 क्यों मिलेंगे आपको अभी बताती हूं। हाउ डज द पोस्टमास्टर रिएक्ट टू लेंचोस लेटर? पोस्टमास्टर कैसे रिएक्ट करता है? द पोस्टमास्टर इज इनिशियली अम्यूज्ड बट लेटर टच्ड बाय लेंचोस डीप फेथ। पहले वो अम्यूज, ये बच्चे नहीं लिखते तो वो सीधा लिख देते हैं ही गिव्स हिम 70 pesos। ऐसा नहीं है, पहले बताना है कि पहले वो हंसता है, मजाक बनाता है, लेकिन वो बाद में टच भी हो जाता है उसकी लेटर से कि देखो एक इंसान का भगवान की तरफ कितना ट्रस्ट है। इज राइटिंग द लेटर टू गॉड टू प्रिजर्व हिज बिलीफ इन गॉड। अपने भगवान में विश्वास बनाने के लिए वो क्या करता है? ही कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज कलीग्स।
एंड सेंड इट टू लेंचो। चलो ये तो सब कर लेंगे, आगे क्या नहीं कर सकते वो ये देखिए। हिज एक्शंस रिफ्लेक्ट काइंडनेस, एम्पैथी एंड अ डिजायर टू हेल्प अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। यही आंसर की मेन लाइन है जो आप नहीं लिखते हैं। ये एक्शन उसका क्या बताता है, रिफ्लेक्ट करता है काइंडनेस, सेकंड एम्पैथी मतलब सिंपैथी, और डिजायर उसकी इच्छा कि वो दूसरों की हेल्प करे विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। अब चलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जिसकी वर्ड लिमिट है अराउंड 120 टू 150। क्वेश्चन कहता है इमेजिन यू आर द पोस्ट मास्टर, राइट डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स ऑन लेंचोस अनवेवरिंग फेथ। यहां मैंने फॉर्मेट नहीं लिखा, यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मेट। जैसे शुरुआत में लिखते हैं डेट एंड देन टाइम, आपने लेफ्ट साइड पे डेट लिखनी है, राइट साइड पे उसके पैरेलल ही आपने टाइम लिखना है। अगर पीएम लिखेंगे तो पी स्मॉल डॉट एम डॉट, पीएम दोनों स्मॉल लेटर्स में लिखे, पी डॉट एम डॉट लिखे। उसके बाद में लिखे डेयर डायरी, सेकेंड लाइन में लिखे डेयर डायरी कॉमा डालें, फिर थर्ड लाइन में लिखे टुडे आई रिसीव। आप लोगों को ये मैं बार बार बता रही हूँ, मेरी पिछली वीडियो जो मैंने शेयर की थी आप लोगों से फुटप्रिंट्स की, उसमें पूरी तरह से फॉर्मेट एक्सप्लेन है। जो भी सिचुएशंस आपको एग्जाम्स में आ सकती है, आप चाहें तो वो वीडियो जाके देखिए, फुटप्रिंट्स के सारे ही नोट्स वहां पे गिवन है, सारे एक एक डिटेल गिवन है, और उसको भी जाके अपने नोट्स में लिखें। टुडे आई रिसीव्ड एन अनयूजुअल लेटर addressed to God. It was from a poor farmer named Lencho who had lost his crops in a hailstorm. His faith in divine help amazed me. I couldn't let his hope shatter. So I convinced my colleagues to contribute money for him. Though we couldn't collect the full amount, we tried our best. However, Lencho's response left me surprised. He believed God had sent some less money because the post office employees must have stolen some. It was amusing yet thought-provoking. His innocence and pure belief in God made me realize the power of faith. I wonder how rare is such unshaken trust in today's world. Though he misunderstood us, I do not regret helping him. His belief might be naive, but it is also inspiring. Perhaps in some way we were indeed God's instruments today. आप देखें यहाँ पे आपने अपने आप को एज्यूम करना है लेंचो, आपने कीवर्ड्स यूज करने जो लेसन में गिवन है, जैसे कि हेलस्टॉर्म आया, आपने उसकी हेल्प की, यू आर अमेज्ड, वो जो शुरू में हमने किया, आई वॉज अमेज्ड टू सी द लेटर बट हाउ एवर आई कंटिन्यूड। हाउ एवर ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो एनालिटिकल पैराग्राफ पे भेजूंगी। ये जो कंजंक्शंस है जरूर यूज किया करें, दीज आर कॉल्ड एज सेंटेंस कनेक्टर्स। ये आपको लॉन्ग आंसर्स में यूज करनी कंपल्सरी होती हैं, इनको ध्यान रखें, ठीक है। उसका रिस्पॉन्स से मुझे सरप्राइज हुआ, उसको लगा गॉड ने उसको कम मनी दिए एंड लेस मनी दिए एंड और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने इसको स्टील कर लिया था। इट वॉज अम्यूजिंग येट थॉट प्रोवोकिंग, ये लाइन देखें और लिखें, ये चीज बहुत मजा दिला रही थी। अम्यूजिंग मीन्स हमें हंसी भी आ रही थी, लेकिन थॉट प्रोवोकिंग मीन्स हमें सोचने पे मजबूर कर रही थी। दिस इज कॉल्ड एज थॉट प्रोवोकिंग, व्हेन यू थिंक अबाउट समथिंग कि यार ये ऐसा क्यों हुआ, दैट इज कॉल्ड एज थॉट प्रोवोकिंग। हिज इनोसेंस एंड प्योर बिलीफ इन गॉड, उससे हमें रियलाइज हुआ कि इंसान का भगवान पे कितना फेथ हो सकता है। और मैं आई एम वंडर मीन्स मैं हैरान होता हूं ये देखते हुए कि कैसे कि इंसान का बिलीफ परमात्मा भगवान की तरफ, परमात्मा की तरफ अनशेकन हो जाता है, नहीं हिलता। आई डू नॉट रिग्रेट हेल्पिंग मी, और ये लेंचो की तरफ से आपने लिखना है पॉजिटिव रिस्पॉन्स, कि वो कहता है मुझे रिग्रेट नहीं हो रहा उसको हेल्प किए करने का। उसका जो बिलीव था वो चाहे ही बहुत ऐसा अजीब था, नेम मीन्स इनोसेंट था, बट उससे मुझे इंस्पिरेशन भी मिली। परहैप्स इन दिस वे हम, वो कहता है भगवान ने हमें एक इंस्ट्रूमेंट टूल यूज किया उसकी हेल्प करने के लिए। यू नेवर नो, गॉड सेंड्स यू समटाइम्स टू हेल्प अदर्स, सो दिस इज व्हाट लेंचो इज ट्राइंग टू टेल। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट चैप्टर नाउ, नेल्सन मंडेला। बहुत लेंथी चैप्टर है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, डिफिकल्ट लगता है, तो चलिए आज इसके कुछ कीवर्ड्स भी करते हैं और इस चैप्टर को समझते भी हैं। इतना भी आप कर लेंगे, देखिए कितने अच्छे नंबर आते हैं। दिस लेसन
is an excerpt from Nelson Mandela's autobiography, where he narrates his journey from a revolutionary freedom fighter to the first black president of South Africa. ये एक स्टोरी है, जो एक लेसन है, स्टोरी नहीं है, ये लेसन है जो नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया है, उसको एक्सर्प्ट कहते हैं। अब नेल्सन मंडेला अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि जब वो उनको एक फ्रीडम फाइटर थे, तो उनको वो जर्नी वहां से लेके एक ब्लैक प्रेसिडेंट बने तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। He describes apartheid, a system that discriminated against black people, and his lifelong struggle to overthrow racial injustice. इसमें उन्होंने क्या क्या बताया है, अपार्थीड के बारे में बताया है, जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बेस्ड था, और कैसे रेशियल इनजस्टिस किया जाता था साउथ अफ्रीका में। मंडेला, he spent 27 years in prison. ये जरूर लिखें, वेरी इंपॉर्टेंट। मंडेला had spent 27 years in prison. ये डेट years आते हैं, but never gave up on his dream of a free South Africa. लेकिन अपने ड्रीम पर कभी उन्होंने गिव अप नहीं किया। He acknowledges the sacrifices made by some freedom fighters who paved the way for democracy. उन्होंने बताया है कि कैसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान दे दी डेमोक्रेसी के लिए। On the day of his inauguration, Mandela reflects on how oppression dehumanizes both the oppressor and the oppressed. ये इस चैप्टर की थीम है। इस चैप्टर में ये बताया मंडेला ने कि कैसे जो बंदा आपको दबाता है और ऑपरेशन डीह्यूमनाइज, कैसे वो इंसान को जो जुल्म कर रहा है और जो जुल्म सह रहा है दोनों ही कसूरवार हैं। ठीक है, क्यों जुल्म सहे और क्यों ऑप्रेस्ड बने। ठीक है, ऑप्रेसर बनना तो गलत है, ऑप्रेस्ड बनना भी गलत है। Okay, he emphasizes the courage is not the absence of fear but the ability to overcome it. अब वो emphasize क्या करे कि courage जो है इसका मतलब है ये absence of fear है, डर का की absence है, but इसको हम overcome भी कर सकते हैं। The lesson teaches the importance of freedom, sacrifice and resilience. Resilience means tolerance. ये इसका मैसेज है, ये जरूर लिख लें, ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेसन हमें क्या सिखाता है, इंपॉर्टेंस क्या है फ्रीडम की, सेक्रीफाइस की, रेजिलियंस की, एंड इंस्पायरिंग रीडर्स टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड वैल्यू द प्रिविलेजेस ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। कि ये इंस्पायर करता है अपने रीडर्स को कि हमें इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना चाहिए ताकि हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रह सकें। ये सारे कीवर्ड जो हाईलाइटेड है इनको नोट डाउन कर लें। चलें अब करेक्टर एनालिसिस करते हैं नेल्सन मंडेला का। ही इज अ विजनरी लीडर, an anti-apartheid activist who dedicated his life to achieving racial equality. वो एक ऐसे anti-apartheid है जो नहीं बिलीव करते ऑपरेशन में, जो नहीं बिलीव करते रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में, और उन्होंने अपनी सारी की सारी लाइफ रेशियल इक्वालिटी के लिए ही लीड की। और he endured 27 years of imprisonment but emerged with the message of peace, reconciliation and democracy. एंड्योर्ड का मतलब होता है टॉलरेटेड। ओके, उन्होंने 27 इयर्स इम्प्रिजनमेंट को टॉलरेट किया, एंड्योर किया, और जब बाहर निकले तो उन्होंने मैसेज क्या दिया पूरी दुनिया को, लिखे पीस, रिकंसिलिएशन मींस यूनिटी, एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मैसेज दिया। His perseverance, courage and commitment to justice made him a global icon of freedom. उनकी perseverance मतलब टॉलरेंस की वजह से लोगों को हिम्मत मिली, उनको हिम्मत मिली, उनका कमिटमेंट रहा जस्टिस को लेके, इसलिए वो ग्लोबल आइकन बने पूरी दुनिया में। अपार्थी लीडर्स एक रोल प्ले कर रहे हैं, कोई उनका इतना कैरेक्टर्स नहीं है, बट व्हाट इज देयर रोल इन दिस एंटायर एक्सकर्ब, उनका रोल है, दे रिप्रेजेंट ऑपरेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो बेसिक राइट्स को डिनाई करते थे, एंड देयर पॉलिसीज, उसकी वजह से क्या हुआ, इट लेड टू सफरिंग एंड डिविजन ऑफ द कंट्री, और इसी वजह से मंडेला ने फाइट किया था। चलें अब क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट डिड नेल्सन मंडेला मीन बाय फ्रीडम फॉर ऑल? नेल्सन मंडेला बिलीव्ड, अब देखिए क्वेश्चन डिड में गिवन है तो आंसर पास्ट फॉर्म में होगा। नेल्सन मंडेला बिलीव्ड ट्रू फ्रीडम वाज नॉट जस्ट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस बट आल्सो इक्वालिटी फॉर ऑल रेसेस। He emphasized that until every South African was free from discrimination and poverty, true freedom would not exist. His vision included social justice, human dignity, and a nation free from racial division.
नेल्सन मंडेला बिलीव करते थे कि फ्रीडम, जो ट्रू फ्रीडम होता है, वो सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के में नहीं होता है, वो होता है जहां सारे की इक्वल हो, सारी रेसेस इक्वल हो, सबको इक्वालिटी मिले। और उन्होंने किस चीज की तरफ एम्फेसाइज होता है, स्ट्रेस किस चीज की तरफ किया, दैट साउथ अफ्रीका मस्ट बी फ्री फ्रॉम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड पॉवर्टी। वहां पॉवर्टी मीन्स गरीबी नहीं होनी चाहिए, एंड ट्रू फ्रीडम डज नॉट एग्जिस्ट। हिज विजन इंक्लूडेड, उनका विजन क्या कहता था, सोशल जस्टिस देना, ये लिखें, ह्यूमन डिग्निटी एंड अ नेशन विच इज फ्री फ्रॉम रेशियल डिविजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डिड अपार्थाइड अफेक्ट द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Apartheid created deep racial divisions in South Africa, denying basic rights to the non-white citizens. Black South Africans faced discrimination, lack of education, and economic hardship. They were treated as inferior and suffered under unjust laws. This system of oppression led to protests, suffering, and eventually Mandela's movement for freedom. तो देखिए यहाँ पे यही क्वेश्चन कह रहा है कि जो अपार्थाइड थे, उन्होंने रेशियल डिविजन की हुई थी साउथ अफ्रीका में, डिनाइंग मीन्स नहीं देते थे, बेसिक राइट्स लोगों को नहीं देते थे। वो कौन लोग थे? नॉन वाइट, लिखे वहां पे नॉन वाइट सिटीजन, सिर्फ ब्लैक हर जगह वर्ड ना यूज करें, यू कैन ऑल्सो राइट नॉन वाइट सिटीजन्स। ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स, उन्होंने क्या फेस किया? डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, इकोनॉमिक हार्डशिप्स, ये तीनों वर्ड्स को लिख लें। They were treated as inferiors. They suffered unjust against all the laws, and this system of oppression led to, और इस वजह से पूरे साउथ अफ्रीका में प्रोटेस्ट हुए, सफरिंग हुए, और इवेंचुअली मंडेला के मूवमेंट चलते रहे फॉर फ्रीडम। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इमेजिन यू आर नेल्सन मंडेला, राइट अ स्पीच अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिटी एंड फॉरगिवनेस इन अ नेशंस प्रोग्रेस। यहाँ आपको स्पीच का जो ओपनिंग है लिखनी चाहिए, पहले हेडिंग डालें, यूनिटी एंड फॉरगिवनेस इन नेशंस प्रोग्रेस, ये आपकी हो जाएगा टाइटल, एंड स्टार्ट करते हैं स्पीच को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय fellow South Africans, today we stand before because of our unity and resilience. Resilience means tolerance. Our past was filled with pain, but we must look ahead with hope. True freedom lies not in revenge, but in reconciliation. If we hold on to hatred, we remain prisoners of the past. Forgiveness liberates us. I spent 27 years in prison, yet I do not hate my oppressors. Instead, I believe in the power of unity. Our nation must embrace diversity, work together, and uplift each other. Our nation, justice and equality will only thrive if we build bridges, not walls. Let us honor the sacrifices of our ancestors by creating a future based on respect and humanity. Together, we shall ensure South Africa remains a beacon of freedom for the world. अब यहाँ देखें कितनी खूबसूरत लैंग्वेज हमने यूज की है फॉर एक्सप्लेनिंग इन आवर स्पीच, तभी बच्चों को फुल मार्क्स मिलते हैं। रिकंसिलिएशन, देन वी डिड एम्ब्रेस डाइवर्सिटी, गले लगाना डाइवर्सिटी को कि हम अलग अलग कंट्रीज से आते हैं, रेसेस से हैं, बट वी मस्ट एम्ब्रेस ईच अदर, वर्क टुगेदर, uplift each other. Justice and equality will only thrive. Thrive का मतलब है वो तभी चलेगी justice और equality अगर हम आपस में bridges नहीं बनाएं और ना ही हम walls बनाएं। अगर हम bridges बनाते हैं, walls नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो हमें एक दूसरे के जो differences है उनको bridge up करना है, walls नहीं खड़ी करनी है। तो चलिए sacrifices जो हमारे ancestors ने किए उनको respect करें, और टुगेदर वी शुड इंश्योर कि अफ्रीका एक ऐसा कंट्री बनता है जो सबके लिए एक टॉर्च बेरर बनता है, सबको एक रोशनी देता है। सी द वे दैट इट हैज बीन रिटन, यू कैन ऑल नोट डाउन। अब चलते हैं हम टाइटल ऑफ द बुक, दैट इज द फर्स्ट फ्लाइट, और दीज आर द टू मोस्ट ब्यूटिफुल स्टोरीज, एंड एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर साल आते हैं। तो चलिए फर्स्ट फ्लाइट के राइटर का नाम लिख ले, लियामो फ्लेरी। दिस स्टोरी इज अबाउट अ यंग सीगल, एक यंग सीगल एक बर्ड है, एंड ही इज अफ्रेड टू फ्लाई डिस्पाइट हिज पेरेंट्स
and siblings already mastering flying, he hesitates due to his fear of falling. उसके पेरेंट्स को फ्लाई करना आता है, they fly because they live in the sea, they are much older to him, but he is fear of falling. उसको डर लगता है कि वो गिर जाएगा. His family leaves him alone on the ledge to overcome his fear. अब उसकी फैमिली क्या करती है, उसको एक रॉक के वहां खड़ा कर देते हैं और वहां से उड़ जाते हैं कि अब तो ये उड़ेगा, अब तो ये डरेगा, बट वो नहीं उड़ता. उसको भूख लगती है, ही स्टार्ट्स क्राइंग. अब हंगर अल्टीमेटली फोर्सेस, वो कहते हैं ना जब भूख लगे तो कुछ भी कर सकता है इंसान, तो सिमिलरली हंगर अल्टीमेटली फोर्सेस हिम टू मेक एन अटेम्प्ट व्हेन ही सीज हिज मदर विद फूड. हंगर की वजह से वो भागता है कुछ खाने के लिए. अब वो देखता है कि वहां पे तो फिश जा रही है उसको पकड़ने के लिए, फिर ही starts flying. As he dives forward, he finally experiences the joy of flying. और जैसे ही वो डाइव करता है उसको एक्सपीरियंस होता है खुशी का कि ओ माय गॉड, मैंने तो पहली बार कोई ऐसा काम किया, मैंने फ्लाई किया, which I was unable to do. द स्टोरी क्या हाईलाइट करती है, सारे वर्ड्स लिखे, मेन पॉइंट है स्टोरी क्या हाईलाइट करती है, मैसेज क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओवरकमिंग फियर्स एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग रिस्क टू ग्रो इन लाइफ. ये वर्ड्स को लिख लें, कीवर्ड्स हैं ये. सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, आप फियर को कैसे ओवरकम करें, और इंपॉर्टेंस कि आपको लाइफ में रिस्क लेने ही पड़ेंगे अपने आप को अगर आपने ग्रो करना है तो. सेकेंड लेसन है द ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फॉर्सेथ. ये कौन है, अ पायलट. He flies his Dakota plane at night, eager to reach his destination. Suddenly he encounters stormy weather and low fuel. ये एक ऐसा पायलट है जो डकोटा प्लेन को फ्लाई कर रहा है, लेकिन रास्ते में स्टॉर्मी वेदर आता है, लो फ्यूल है. And just when he loses hope, a mysterious black aeroplane appears and guides him safely to the airport. However, upon landing, he is shocked to find that no such plane was detected on the radar, leaving the reader in suspense. The story explores mystery, hope and unexplained miracles in life. तो स्टोरी क्या बताती है कि मिस्ट्री बताती है, होप है, एंड अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स हो सकते हैं, जैसे कि उसकी लाइफ में हुआ. एकदम से ब्लैक एरोप्लेन आ जाता है, जब वो रास्ता खो देता है उसको रास्ता दिखाता है वो, और वो उसको जाके वहां पता लगता है कि ऐसा तो कोई एरोप्लेन था ही नहीं. लेकिन ये स्टोरी का मैसेज क्या है, ये बताती है मिस्ट्री, ये बताती है होप कि अगर आप कभी मुश्किल में हो तो गॉड विल डेफिनेटली सेंड यू समवन टू हेल्प यू. अनएक्सप्लेन मिरेकल्स, कि कैसे जिंदगी में लोगों के मिरेकल्स भी होते हैं. कैरेक्टर्स कहते हैं यंग सीगल, A timid and hesitant bird. Timid मतलब shy, hesitant bird है who fears flying. Initially reluctant. Reluctant word जरूर लिखे, कॉम्पिटिशन में आ सकता है. Unwilling. Unwilling को बोलते हैं reluctant. He learns the importance of courage and self-reliance when hunger forces him to take his first flight. वो उसको importance पता लगती है courage की, हिम्मत की, सेल्फ रिलायंस की. हम सेल्फ अपने ऊपर ही डिपेंड हो सकते हैं, हमें दूसरों की जरूरत नहीं होती है कि अगर हमें खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस हो. लेकिन उस टाइम पे हंगर ओवरटेक करता है, इस वजह से उसको फर्स्ट फ्लाइट लेनी पड़ती है, उसको उड़ना पड़ता है. जब पेरेंट्स की बात नहीं सुनता तो हंगर, भूख उसको करवाती है. हिज जर्नी रिप्रेजेंट्स ओवरकमिंग फेयर थ्रू नेसेसिटी. उसकी जर्नी क्या बताती है कि कैसे फेयर्स को ओवरकम किया जाए. मदर सीगल कौन है, वाइज है, caring parent who uses tough love to. Mother seagull जो है, she is a wise and caring parent who uses tough love, जो strict parent है. That is why the word has been used, tough love. आप लोग भी ये word use करें, tough love, to encourage her chick. अपने chick मतलब अपने बच्चे को encourage करने के लिए. By withholding food, she compels him to fly. खाना उसके पास है, she compels the child to fly. कि बच्चों को अगर पैम्पर ज्यादा करोगे, ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आता है कि some parents they pamper their children and they spoil them. यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करके आपको आंसर लिखना होता है. डेमोन्स्ट्रेटिंग द रोल ऑफ पेरेंटल गाइडेंस इन ओवरकमिंग फेयर्स. और इससे क्या डेमोन्स्ट्रेट करे, मदर का लव क्या दिखा रहा है, ये कैसे पेरेंटल गाइडेंस ही, अगर पेरेंट्स थोड़ा स्ट्रिक्ट होंगे बच्चे से तभी वो चलना सीखेगा. उंगली पकड़ के रखेंगे तो वो सारी जिंदगी नहीं चलेगा, उसकी उंगली छोड़नी पड़ती है, जैसे कि ये सीगल की माता ने किया. अब चलते हैं पायलट की तरफ. फ्रॉम द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन.
ही इज अ रिस्पॉन्सिबल एंड स्किल्ड एविएटर। जरूरी नहीं है कि आप लोग पायलट ही लिखे हर जगह, यू कैन राइट डाउन स्किल्ड एविएटर। एविएटर वही होता है जो प्लेन उड़ाता है, पायलट को ही बोलते हैं, वो स्किल्ड है। हु फेसेस अ डेंजरस स्टॉर्म, जिसको अपनी लाइफ में डेंजरस स्टॉर्म का सामना करना पड़ता है। अ मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन हेल्प्स हिम टू नेविगेट, लीविंग हिम इन ऑ। ऑ मतलब सरप्राइज। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स थीम्स ऑफ मिस्ट्री, फेथ एंड सर्वाइवल, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था। आगे चलते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। हाउ डज द यंग सीगल्स फ्लाइट सिंबलाइज ओवरकमिंग फेयर? सिंबलिज्म के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जरूर करके जाएं। द यंग सीगल्स फ्लाइट रिप्रेजेंट्स conquering fear and self-doubt. Initially afraid to fly, he hesitates despite encouragement. However, hunger drives him to leap and he discovers his wings. This highlights the idea that fear can be overcome through necessity and self-belief. अब वर्ड्स देखिए, कंकरिंग फेयर, फेयर को कैसे जीत सकते हैं? सेल्फ डाउट। इनिशियली वो डरता है, लेकिन उसकी इनकरेजमेंट के बावजूद हेजिटेट कर रहा है। हाउएवर, हंगर ड्राइव्स हिम टू लीप। लीप का मतलब है जंप करना। हंगर की वजह से ही वो जंप करता है और वो डिस्कवर करता है कि उसको भी भगवान ने विंग्स दिए हैं, पर दिए हैं उड़ने के लिए। इस स्टोरी से क्या हाईलाइट मिलता है? दैट फेयर कैन बी ओवरकम थ्रू नेसेसिटी एंड सेल्फ बिलीफ। अगर हमें जरूरत है किसी चीज की तो हम अपने डर को काबू कर सकते हैं। What mystery surrounds the black aeroplane? The pilot of the Dakota is guided through a storm by a black aeroplane. However, after landing, he is shocked to learn that no such aeroplane was there. The incident remains unexplained, suggesting it might have been divine intervention or an illusion born of desperation. तो ये क्वेश्चन है कि क्या मिस्ट्री है ब्लैक एरोप्लेन की, कि पहले तो आपने वही बताना है कि कैसे डकोटा एयरलाइन से वो प्लेन से जा रहा था, कैसे स्टॉर्म आता है। However, आफ्टर लैंडिंग वो शॉक हो जाता है कि वहां पे कोई ऐसा प्लेन एग्जिस्ट नहीं करता था। ये इंसिडेंट क्या बन जाता है? अनएक्सप्लेन, जिसको आप समझा नहीं सकते हो। ये सजेस्ट क्या करता है कि डिवाइन इंटरवेंशन, जो हमने लेसन नंबर 1 में किया था, लेंचो वाले लेसन में, डिवाइन इंटरवेंशन, कि अगर आप कभी किसी मुसीबत में हो, गॉड आपकी हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड एज डिवाइन इंटरवेंशन। और एन इल्यूशन, इल्यूशन होता है कि आपको नजर कुछ आ रहा है लेकिन वो चीज होती नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज इल्यूजन। मिराज, जैसे कि आप रेगिस्तान में जाते हैं, डेजर्ट में जाते हैं, वहां पानी नजर आता है, होता नहीं है, दैट इज ऑल्सो एन इल्यूजन। और ये कब ऑन होता है? जब आप बहुत डेस्परेट होते हैं, आपको लगता है ये चीज हो रही है और वो नहीं होती है। Now let's come to the competency based question. Imagine you are the young seagull. Write a diary entry about your first flight. पहले आप फॉर्मेट लिखे जो मैंने आपको बताया था। लेफ्ट साइड पे आपने लिखनी है डेट और राइट साइड पे आपने लिखना है टाइम। एंड देन नेक्स्ट सेकेंड लाइन पे लिखेंगे आप, Dear diary, today I achieved the impossible. For so long I watched my siblings fly while fear gripped me. Gripped means fear ने मुझे पकड़ के रखा हुआ था, जकड़ा हुआ था। Despite my family's encouragement, I stayed back, convinced I would fall. Hunger gnawed at me, and when my mother dangled food before me, I had no choice. Instinct took over, and before I knew it, I was soaring. The wind lifted me, and I fell free. My family cheered as I glided over the vast sea. The fear that once controlled me vanished. I now understand that sometimes we must take risk to discover our potential. I'll never doubt myself again. अब यहाँ पे कीवर्ड्स देखिए कौन कौन से यूज किए हमने। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन। वो कहता है कि देखो डेयर डायरी, आज मेरे लिए एक इम्पॉसिबल चीज हुई। मेरे भाई बहन और फैमिली सब देख रही है कि मैं, फेयर ने मुझे बहुत ग्रिप जकड़ के रखा हुआ था, मैं उड़ता नहीं था। मेरी फैमिली ने इतना इनकरेज किया लेकिन मैं वहीं रहा। तो उस टाइम हंगर नॉड मी, नॉड का मतलब है कि मुझे उस टाइम हंगर ने मुझे तड़पाया, हंगर ने ही मुझे धक्का दिया कि तू उड़। When my mother dangled food before me, और मेरी मदर लाइक वो फिश लेकर उसके सामने रखती है, ऐसे ऐसे करती है, दैट इज डैंगल। ठीक है, आई हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। और इंस्टिंक्ट टुक ओवर, मेरा खुद का इंस्टिंक्ट उस टाइम मुझे कहता है कि चल तू भाग, कुछ बात नहीं होती। देन आई वाज सोरिंग, जब आप आसमान में उड़ते हैं दैट इज कॉल्ड एज सोरिंग। ठीक है, विंड ने मुझे उड़ाया एंड आई फेल्ट फ्री, मुझे बहुत मजा आया, आई फेल्ट आई वाज अ फ्री बर्ड।
and everyone in my family cheered for me. And this fear told me that how what I was controlling was कि वो कैसे मेरे fear को मैं डर को कंट्रोल करके बैठा था और कैसे वो उड़ गया, एकदम से छूमंतर हो गया. ठीक है. नाउ आई हैव अंडरस्टूड कि लाइफ में कुछ डिस्कवर करना है तो यू हैव टू टेक द रिस्क. एनी फ्रैंक एक बुक लिखी थी एनी फ्रैंक ने. शी वॉज अ वेरी यंग गर्ल ऑफ 13 years when she wrote this book. और ये बहुत ही हॉट सेलिंग बुक बनी पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबल लेवल पे, बिकॉज एक 13 year ओल्ड की जोइश गर्ल ने जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई थी उसके बारे में सब कुछ लिखा उस बुक में. और ये लेसन बच्चे छोड़कर जाते हैं. प्लीज मत छोड़ के जाएं, करके जाएं, क्योंकि आपको एग्जाम में इस बुक में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. आज से कुछ साल पहले ये बुक सीबीएसई के सिलेबस में थी, इसलिए ये चैप्टर वहां से लिया गया है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. एंड टिल डेट एनी फ्रैंक की ये बुक बहुत ज्यादा बिकती है वर्ल्ड वाइड. सो लेट्स डू फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. इसकी स्टोरी को समझते हैं, कीवर्ड्स को समझते हैं. वर्ल्ड वॉर 2 में जब एनी फ्रैंक अपने आप को पाती है कि लाइक हाउ शी हैज ऑल्सो बीन एंट्रैप्ड लाइक द अदर पीपल. उस टाइम उनकी उम्र सिर्फ 13 years की थी एंड शी डाइड ऑल्सो ड्यूरिंग दैट एज. She has shared her experiences and while she was living in an annex with her family and other refugees. एक जगह पे आप कह सकते हैं एक बिल्कुल ही सुनसान जगह थी, अंडरग्राउंड थी, अपनी फैमिली के साथ एज ए रिफ्यूजी रह रही थी. She describes her thoughts, feelings, fears and frustrations about life in hiding. और इस बुक में उन्होंने ये बताया कि उनके थॉट्स क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, फ्रस्ट्रेशंस क्या हैं जो वो वहाँ पे अकेलेपन में रह रही हैं. शी फाइंड्स राइटिंग टू बी एन इमोशनल आउटलेट. क्योंकि उनकी कोई फ्रेंड नहीं थी तो इसलिए वो किटी नाम देती है अपनी डायरी को और अपनी सारी इमोशंस उस डायरी में लिखती हैं. तभी आपके सीबीएसई में डायरी राइटिंग हैज बीन अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. शी बिलीव दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. ये लाइन टेक्सचुअल लाइन है, इसको लर्न करें. एनी फ्रैंक का मानना था कि इंसानों में किसी को सुनने की पेशेंस नहीं होती, बट पेपर हैज गॉट मोर पेशेंस दैन पीपल. शी रिफ्लेक्ट्स ऑन एडोलेसेंस, लोनलीनेस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ होप. इस स्टोरी में चैप्टर में उन्होंने क्या बताया, एडोलेसेंस होता है यंग एज के बारे में बात की है, जो बच्चे लोनली फील करते हैं उनके बारे में बात की है, एंड होप के कभी वो भी फ्री होंगे एंड शी वुड बी एबल टू सी एंड रोम फ्रीली despite the horrors of war. The story highlights how Annie matures through her writing and learns life lessons even in adversity. इस स्टोरी में बताया गया कि एनी फ्रैंक कैसे मैच्योर होती है लिख लिख के अपनी राइटिंग्स के थ्रू, और कैसे वो लाइफ के लेसन सबके लिए छोड़कर जाती हैं. एडवर्सिटी मीन्स जब आप किसी मुश्किल में होते हैं, पुअर सर्कमस्टांसेस में होते हैं, तो कैसे अपने आप को उनमें से बाहर निकालना है. हर डायरी हैज सिंस बिकम one of the most powerful and moving accounts of the Holocaust, symbolizing hope, resilience and the human spirit. Last line लिखें जरूर. Again, what is the message from this story? फ्रॉम दिस चैप्टर. ये एक हॉलोकास्ट मतलब जबकि जर्मनी में बहुत सारे नाजिज्म चल रहा था, बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता था. ये सिंबलाइज करता है होप, रेजिलियंस, अगेन टॉलरेंस एंड ह्यूमन स्पिरिट, कि कैसे आप अपने एडवर्स सर्कमस्टांसेस से लड़ते हैं. आगे चलते करेक्टर एनालिसिस की तरफ. एनी फ्रैंक कौन है? शी इज अ ब्राइट, इंट्रोस्पेक्टिव एंड एक्सप्रेसिव टीनेजर हु डॉक्यूमेंट्स हर एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2. डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है शी राइट डाउन, शी पेन्स डाउन. इंट्रोस्पेक्टिव मीन्स जो अंदर अपने झांकती है, एनालिसिस करती हैं. हर डायरी रिफ्लेक्ट्स हर ऑप्टिमिज्म, रेजिलियंस एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर. उनकी डायरी उनको पॉजिटिव बनाती हैं, पेशेंट बनाती हैं, ह्यूमन नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए मजबूत बनाती हैं, स्ट्रॉन्ग बनाती हैं. डिस्पाइट दी हॉरर्स ऑफ वॉर. यहाँ मैं आपको बताऊंगी बेटा, डिस्पाइट एक प्रेपोजिशन है, इसके साथ ऑफ नहीं लगाते. इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है बट डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता. डिस्पाइट दी हॉरर्स ऑफ वॉर शी रिमेन्स होपफुल एंड ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ राइटर. उनको लगता है कि एक दिन आएगा कि वो एक बहुत अच्छी कामयाब राइटर बनेंगी, वर्ड जब खत्म होगी. अब यहाँ चलते हैं ओटो फ्रैंक, उनके फादर हैं. वो कौन है? वो वाइज हैं, सपोर्टिव फिगर हैं. ही एंश्योर्स Annie's safety and education instilling strong values in her. ये सिर्फ उनके फादर की बदौलत थी कि जो एनी फ्रैंक की जब डेथ हो जाती तो उनके फादर उनकी डेथ के बाद ये डायरी पब्लिश करवाते हैं.
और वो देखते हैं कि बचपन से ही उनकी सेफ्टी को लेके, एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, उनकी वैल्यू सिस्टम को लेके बहुत ज़्यादा पोजेसिव थे, ध्यान रखते थे हर बात का। आफ्टर द वॉर ही पब्लिशेस हर डायरी शेयरिंग हर पावरफुल वॉइस विद द वर्ल्ड। उनकी डेथ के बाद वो उनकी डायरी को पब्लिश करते हैं, उनकी बात को शेयर करते हैं वर्ल्ड के साथ में, दुनिया के साथ में। नेक्स्ट चलते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। हाउ डज एनी फ्रैंक्स डायरी रिफ्लेक्ट हर इनर वर्ल्ड? अगर ये लाइंस को लर्न कर लेते तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको हेल्प करेगी और शॉर्ट में भी। एनीज डायरी शोकेसेस हर थॉट्स, इमोशंस एंड स्ट्रगल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनकी डायरी से हमें क्या सीख मिलती है, क्या रिफ्लेक्ट करती है? उनकी थॉट्स, इमोशंस और स्ट्रगल्स बताती है। शी एक्सप्रेसेस होप, फ्रस्ट्रेशन एंड ड्रीम्स व्हाइल हाइडिंग। Her diary serves as a friend, helping her cope with fear and isolation. It reflects her maturity, intelligence, and belief in humanity despite the horrors of war. वही चीज़ों को आप वर्ड्स को लर्न करें, होप, फ्रस्ट्रेशन, ड्रीम्स वेल हाइडिंग। उनकी एक फ्रेंड है, उनकी हेल्प करती है फेयर को कोप अप करने में। एंड वो क्या रिफ्लेक्ट करती है, उनकी मैच्योरिटी कैसी थी, छोटे से बच्चे थे लेकिन हाउ मैच्योर शी वाज, हर इंटेलिजेंस, हर बिलीफ इन ह्यूमैनिटी, ऑल दीज थिंग्स आर रिवील्ड इन हर डायरी. You have read just a small lesson from this very good book, डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. नहीं तो ये बहुत ही अच्छी बुक है, अगर टाइम मिले तो जरूर पढ़ें आप लोग. What does Annie Frank's story teach us? Again, it teaches us resilience, hope, and impact of war on innocent lives. Her reflection highlights the importance of freedom. Freedom की importance क्या है? Tolerance and understanding. Despite adversity, she remained optimistic, inspiring people worldwide to value peace and empathy. Last line is very important. कि वो despite adversity means adverse circumstances में घिरी हुई थी. She was going through very poor situations, but she remained optimistic in her life. She inspired many people और उन्होंने वर्ल्ड वाइड लोगों को एक मैसेज दिया ऑफ पीस एंड एम्पैथी टुवर्ड्स ईच अदर. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, व्हाई डज एनी फ्रैंक कॉल हर डायरी किटी? ये क्वेश्चन बहुत बारी आता है. Annie Frank personifies her diary as a friend and names it Kitty. Personification आपको फिगर ऑफ स्पीच, मेरा पिछला वीडियो पोएटिक डिवाइसेस का सारी पोएम्स के रिलेटेड है, जरूर देखें. आपको सारे लिटरेरी डिवाइसेस उसमें बहुत एक एक पोएम के एक्सप्लेन किए, आप ध्यान से हर एक चीज को नोट डाउन करें. एनी फ्रैंक ने एक नॉन लिविंग थिंग को लाइफ लाइक क्वालिटी दी है, इसलिए यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है पर्सोनिफिकेशन. उसको नाम दिया किटी क्योंकि she feels lonely and needs someone to confide in. confide in मतलब होता है कि वो इतनी अकेली रहती थी कि उनको चाहिए था कि वो कोई अपने फ्रेंड से अपनी बातें मन की शेयर करे. confide in वही होता है. Since she cannot share her thoughts openly, she treats her the diary as her closest companion, expressing her fears, emotions and experiences during the Nazi occupation. क्योंकि उनका कोई फ्रेंड नहीं होता, वो अपने थॉट्स ओपनली किसी से शेयर नहीं कर पाती, इसलिए वो अपने सारे फेयर्स, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस अपनी डायरी किटी के साथ शेयर करती हैं. आगे चलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे. इमेजिन यूर एनी फ्रैंक, राइट अ डायरी एंट्री ऑन योर फीलिंग्स अबाउट द वॉर. अगेन आपका लेफ्ट साइड पे डेट, राइट साइड पे टाइम एंड नेक्स्ट सेकेंड लाइन पे आपका डेयर डायरी जाएगा. डेट लिखें जुलाई 14, 1944. इसमें ध्यान रखें आपको उसी दिन उसी टाइम पीरियड की डेट लिखनी है. Another day in hiding, another area, a day of fear. Outside the world burns, but in the annex we live in silence. I wonder if I'll ever walk freely again. Every night I dream of sunshine, of laughter, of being a normal teenager. But I must stay strong. I write to hold on to hope. War has stolen my childhood, but it cannot take my thoughts. I believe people are still good at heart. One day this will end and we will be free. Until then, I write, I dream, I survive. देखिए कितनी खूबसूरती के साथ हर एक वर्ड को, की वर्ड को लिखा गया है. ऑप्टिमिस्टिक, ड्रीम ऑफ सनशाइन, लाफ्टर, बीइंग अ नॉर्मल टीनेजर, आई टेक माई थॉट्स, आई बिलीव इन पीपल. मैं लोगों में विश्वास रखती हूँ, एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि ये वो होप करती थी ना. दिस इज ऑप्टिमिज्म व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. वी विल बी फ्री. अंटिल देन, तब तक मैं सिर्फ लिख सकती हूँ आई ड्रीम एंड आई सर्वाइव. मैं सर्वाइव कर रही हूँ ऐसे सर्कमस्टांसेस में. आगे चलते हैं. हाउ डज एनी फ्रैंक्स डायरी रिफ्लेक्ट हर रेजिलियंस एंड ऑप्टिमिज्म डिस्पाइट द हार्डशिप शी फेसेस? ये एक लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आ सकता है. एनी फ्रैंक्स
Diary reveals her extraordinary resilience and optimism. Even while hiding from the Nazis in the secret annex, she continues to believe in the goodness of people and hopes for a better future. She finds joy in small things, books, nature, and writing, showing her determination to stay mentally strong. Her reflections demonstrate maturity beyond her years as she questions war, human nature, and the meaning of life. Despite the fear of being discovered, Annie never loses hope. She dreams of becoming a writer, making a difference in the world. This positive outlook, even in the darkest times, make her diary an inspiring account of courage and strength. तो देखें कैसे वो बुक के बारे में लिखती है, नेचर के बारे में लिखती है। इससे पता लगता है कि वो मेंटली एक बच्ची होके, टीनेजर होके, हाउ मेंटली स्ट्रॉन्ग शी वॉज। शी हैड डिस्कवर्ड फेयर, बहुत डर पे रह रही थी, उन्होंने देखा कि डर क्या होता है, लेकिन तब भी वो अपने आप को कुछ बनाना चाहती थी, वो पॉजिटिविटी देख रही थी अपनी लाइफ में। शी वॉज गोइंग थ्रू द डार्केस्ट टाइम्स ऑफ लाइफ, येट शी न्यू कि एक दिन आएगा और वो कुछ बन के दिखाएंगे, और उनकी ये ड्रीम देखें उनके बनने के बाद भी पूरी होती है। दिस इज लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, अगर आप जो मैनिफेस्ट करते हैं आपको जरूर मिलता है। आगे हम चलते हैं, द 3 चैप्टर्स इन 1 चैप्टर, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। पार्ट 1 है बेकर फ्रॉम गोवा बाय लुशियो रॉड्रिक्स, एंड दिस हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बेकर्स। बेकर्स की हाईलाइट क्या है, गोवा में बेकरी बहुत चलती है। वो कहाँ से आई, डेटिंग बैक टू पोर्टुगीज रूल। पोर्टुगीज जब इंडिया में आए थे तब आई थी बेकरी गोवा में। द पैडर, उस टाइम पे बेकर्स को पैडर कहते थे, was a beloved figure of this community, known for delivering fresh bread every morning. Even though traditions have evolved, the baker's role remains essential in Goa. The story highlights nostalgia, culture, and changing tradition. इस स्टोरी में बताया गया कि कैसे वो सुबह सुबह बेकरी वाले आते थे, बेकर्स पैटर सेल करने के लिए अपने ब्रेड्स को, और कैसे बच्चे हों बड़े हों कैसे उनसे ब्रेड्स लेने चाहते थे। नेक्स्ट आता है सेकंड चैप्टर इज अबाउट कुर्ग। इट्स रिटन बाय लोकेश अब्रोल, एंड कुर्ग इज अ प्लेस इन कर्नाटका, ब्यूटिफुल प्लेस नोन फॉर इट्स यूनिक ब्यूटी, कॉफी प्लांटेशन, देन स्पाइसेस, करेजियस पीपल, और वहाँ की कोंडावा कम्युनिटी है, एंड दे बिलीव इन द ग्रीक और अरबिक डिसेंट, कि वो कहाँ से बने हैं, ग्रीक लोग जब इंडिया में आए थे, जब अलेक्जेंडर हैड कम, तो दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट टाइम। They are famous for their hospitality and warrior spirit. The story of Kurg क्या बताती है? It shows about the landscape, wildlife, and adventurous activities which can be done over there. So it is a paradise for the travelers. Travelers come and visit this place. Part 3 about tea from Assam, written by Anup Kumar Datta. ये एक story है about 2 boys, Rajbir and Pranjal. They travel through Assam and they discuss about the tree plantation. राजवीर जो है वो बहुत फैक्ट्स लेकर आया, स्टडी कर आया, होमवर्क करके आया अबाउट टी प्लांटेशन, उनकी हिस्ट्री के बारे में जानकर आया है। सो दिस स्टोरी हाईलाइट्स अबाउट टी प्लांटेशन। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं बट इंटरेस्टिंग है काफी। इसमें क्योंकि फर्स्ट जो बेकर्स फ्रॉम गोवा एंड कुर्ग है, they are not the stories, only one will be there where we see the characters, they are just descriptive essays type. इसमें हमें प्रांजल नजर आता है, यू कैन नोट डाउन, he is a tea state owner's son who is well informed about tea plantation. He represents those who are familiar with their cultural heritage but do not always appreciate its uniqueness. प्रांजल उन लोगों में से है जिनके पास नेचर की कुछ चीजें, जिस सिटी में वो रहते हैं वहाँ नेचर की कुछ चीजें अवेलेबल होती हैं, लेकिन वो अप्रिशिएट खुद ही नहीं करते तो दूसरों को क्या ही कहेंगे। और राजवीर ऑन दी अदर हैंड, उसका फ्रेंड है, वो जा रहा है आसाम और वो ट्रैवलिंग का शौकीन है, उसको पता वहां जाके वो ट्री प्लांटेशन के बारे में देखेगा, तो ही हैज डन द थॉरो रिसर्च अबाउट टी प्लांटेशन, कब कहाँ से टी आई थी, कैसे आई थी, एंड एवरीथिंग. So we get to know he is a curious and enthusiastic boy who is fascinated by tea cultivation. His excitement and eagerness to learn highlight the theme of discovery and cultural appreciation. So this was about Rajveer. अब चलते हैं हम important questions की तरफ. So first question is about what role do bakers play in Goan culture? Bakers called padders are an essential part of Goan culture.
Their bread is a staple at every occasion, birth, wedding, and festival. The tradition of baking dates back to Portuguese era and even today. The presence of a baker in Goan village symbolizes the rich cultural heritage. उनका ये गोवन कल्चर के लिए ब्रेड क्या सिंबलाइज करती है? रिच कल्चरल हेरिटेज. और ये जरूर लर्न करें. बेकर्स दे वर कॉल्ड एज पैडल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई इज कुर्ग कॉल्ड अ पीस ऑफ हेवन ऑन अर्थ? ये हर बार ही आता है. क्वेश्चन को अच्छे करके जाएं. कुर्ग का कोई भी क्वेश्चन आएगा ये जरूर करके जाएं. Coorg is called a piece of heaven on earth because of its breathtaking natural beauty, lush coffee plantation, misty hills and diverse wildlife. ये सारे keywords हैं, ये करके जाएं, जरूर आते हैं ये. This region is also rich in culture and history, with brave Kotawa known for their hospitality and martial tradition, making Coorg a paradise for vision. ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ कोडावा आते हैं, उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत फेमस है. दे आर फ्रॉम मार्शल रीजन्स, मार्शल रेस है, बहुत अच्छे वॉरियर्स हैं. दैट इज व्हाई मेनी visitors they come and visit this place. Third question from Assam. Why is Assam known for the tea plantation? Assam's climate, warm and humid with heavy rainfall, makes it ideal for tea cultivation. This state has vast tea gardens producing some of the fine tea globally. The story highlights Assam's contribution to India's tea industry and its scenic beauty, making major tea producing region. तो इस टी लेसन में क्या क्या आता है? टी गार्डन्स के बारे में है. फाइनेस्ट टी बनती है यहाँ पे ग्लोबली जो बहुत जाती है. And it talks about the scenic beauty of this area, and we also get to know that Assam is a major tea producing region. Let's come to the competency based question of each chapter. First comes, how does the story depict the importance of traditional occupation in preserving cultural heritage? The story highlights how bakers in Goa continue their ancestral profession, preserving a century-old tradition. The narrator nostalgically recalls childhood memories of waiting for the batter and enjoying fresh bread. These bakers are more than just professionals. They represent a legacy passed down through generations. Their tradition ovens bamboo jingling to announce their arrival, and the importance of bread in every celebration showcases how culture is deeply tied to daily life. Despite modernization, Goan society still values their heritage. The story emphasizes that such traditional occupation keep cultural identity alive and should be cherished. अब ये गोवन कल्चर के बारे में है, कैसे यहाँ पे पैडल की एग्जाम्पल बतानी है आपने कि कैसे वो अपनी जनरेशन टू जनरेशन ये काम अभी तक कर रहे हैं. उनके ट्रेडिशनल अवंस है, बैम्बू है, जिंगलिंग करता वो जो सुबह सुबह बेचने के लिए आते हैं. एंड देन इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेड क्या है उनकी लाइफ में. सेलिब्रेशन इज इनकम्प्लीट इन द लाइफ विदाउट अ ब्रेड. नेक्स्ट चलते हैं बेटा कुर्ग की तरफ. हाउ डज कुर्ग्स लैंडस्केप एंड कल्चर रिफ्लेक्ट्स इट्स यूनिक आइडेंटिटी? Kurg's identity is shaped by its stunning landscape and distinct cultural heritage. Nestled in Karnataka, it is known for its coffee plantation, evergreen forest, and diverse wildlife, including elephants and birds. The mist-covered hills add to its enchanting beauty. The people of Kurg, especially the Kodavas, are known for their bravery and warm hospitality. Their martial traditions set them apart, and they have a long history of serving in the Indian Army. The presence of Tibetan settlement adds to Kurg's cultural richness. The region's blend of adventure, history, and nature makes it unique, whether it is the scenic beauty or the warrior spirit of its people. Kurg stands as a symbol of India's diverse and vibrant heritage. तो वो यहाँ पे keywords देखें, एवरग्रीन फॉरेस्ट, प्लांटेशन, डाइवर्स वाइल्ड लाइफ, एलिफेंट्स, बर्ड्स. और यहाँ की एक सेकेंड एग्जाम्पल आपने जरूर बतानी है कोडावा. एंड थर्ड एग्जाम्पल यहाँ बतानी है ऑफ द मार्शल रेस ट्रेडिशन की वजह से कुर्ग दिस दे आर इवन द पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी. ये एग्जाम्पल इंडियन आर्मी की जरूर बतानी है. दे इज कुर्ग पीपल, कुर्ग रेजिमेंट है हमारी इंडियन आर्मी में. दैट इज बिकॉज दीज पीपल आर बिलोंगिंग फ्रॉम द मार्शल रेस एंड दे आर वेरी गुड वॉरियर्स. ओके. एंड कुर्ग की सीनिक ब्यूटी की वजह से यहाँ के लोग जो है बहुत हॉस्पिटेबल हैं. इट इज अ सिंबल ऑफ इंडियाज डाइवर्स एंड वाइब्रेंट मींस अ वेरी कलरफुल हेरिटेज. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. व्हाट डज द स्टोरी टेल अस अबाउट इंडियाज टी कल्चर एंड इट्स सिग्निफिकेंस?
The story beautifully captures India's deep-rooted tea culture. Assam, known for its sprawling tea estates, ये keyword है sprawling tea estates means बहुत ज़्यादा वहाँ पे कतार में लगी हैं, लाइंस में लगी हैं tea gardens, plays a significant role in country's tea production. The story follows Rajbir, who is fascinated by the sight of endless tea plantation and learns about the history of tea from its discovery in China to its introduction in India. The fact that India is one of the largest tea consumer in the world shows how integral tea is to the daily life. From morning rituals to social gathering, tea is more than just a beverage. It is an emotion. Assam's favorable climate and traditional tea growing methods make its tea globally renowned. The story not only educates readers about the importance of Assam's tea industry but also highlights how tea unites people across different cultures and regions. ये स्टोरी क्या बताती है कि टी कल्चर क्या है इंडिया में 7 करोड़ से ज्यादा कप रोज लगते हैं टी के. दिस फैक्ट कैन ऑल्सो कम. असम इज नोन फॉर इट्स स्प्रॉलिंग टी एस्टेट्स. यहाँ पे ज्यादा टी प्रोडक्शन है इंडिया की. एंड राजवीर जो है कैरेक्टर है स्टोरी का, उसको ही इज फैसिनेटेड, वो पूरी रिसर्च करके जाता है. ही गेट्स टू नो कि कैसे एक सेज की वजह से उनकी ही वॉज इन द मेडिटेशन और उनकी आंखें बंद हो रही थी वाइल मेडिटेटिंग, और कैसे उन्होंने अपनी आईलिड्स को काट दिया था. और वो आईलिड्स जब गिरती हैं एक बॉइलिंग वाटर में तो इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ टी दैट मेक्स हिम अवेक. ओके. एंड हाउ टी इज यूज्ड एवरी डे. इट इज एन इमोशन फॉर द पीपल. यहाँ का क्लाइमेट बहुत फेवरेबल है आसाम का. टी इंडस्ट्री इज वेरी फेमस एंड इट यूनाइट्स. ये कहते हैं ना, लेट्स सिट ऑन द कप ऑफ अ टी. बातें करते हैं. टी यूनाइट्स पीपल अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स एंड रीजन्स. सो दैट इज वाई द टी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस स्टोरी. टी के साथ द ना लगाएं. जैसे लाइक while I was speaking, I was about to say the tea is and coffee. These are the you do not material nouns. We don't use the with them. चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ. So our next chapter is Midgeville the Otter by Gavin Maxwell. Midgeville the Otter is written by Gavin Maxwell. It describes the author's experiences with his pet called as Midgeville. ऑथर के पास एक पहले पेट डॉग होता है, उसकी डेथ हो जाती तो वो सोचते कि मैं एक अलग सा क्रिएचर लेके आता हूँ, क्योंकि उनकी पहले अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी अपने पेट डॉग के साथ में. तो देन ही ब्रिंग्स मिजबिल, जो कि ऑटर काफ़ी बच्चों को पता नहीं होगा कैसे होता है. जैसे कि आप सी में क्रिएचर्स देखते हैं, बहुत सारे अजीब गरीब होते हैं. दे हैव एक सील की तरह ये नज़र आते हैं, जो कि सील हम देखते हैं इन द अंटार्कटिक ओशन. तो ये मिजबिल भी वैसे ही नजर आते हैं. ही ब्रिंग्स हिम फ्रॉम इराक और उसका नाम रखते हैं मिजबिल. सो मिजबिल कैसा क्रिएचर है? ही इज शाय एंड रिजर्व, जैसे कि लिखा आप देख सकते हैं. आई विल शो यू थ्रू द पॉइंटर. ही इज शाय एंड रिजर्व बट सून ही रिवील्स, वो बताते हैं कि वो बहुत ही प्लेफुल एनिमल बन जाते हैं, इंटेलिजेंट बनते हैं नेचर के से. ही क्रिएट्स मिस्चिफ इन द हाउस, घर में बहुत शरारतें करते हैं. एंड ही लव्स प्लेइंग इन दी वाटर, क्योंकि वो सी कोस्टल एरिया से आए होते हैं. सो दैट इज वाई उनको पानी के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है. नरेटर को इनिशियली बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है व्हाइल ही वाज ट्रांसपोर्टिंग हिम टू अ फ्लाइट इन लंदन, एंड वेयर द ऑटर एस्केप्स फ्रॉम इट्स बॉक्स. ऑटर बॉक्स से निकल जाता है एंड पूरी फ्लाइट में क्योस क्रिएट कर देता है. हाउएवर वंस व्हेन ही रीच लंदन, मिजबिल quietly adapts to the city life, and then he captured everyone's attention because sea creatures cannot be kept as a pet, but वो as a pet रहते हैं. और वो लोग बहुत हैरान होते हैं लंदन के देख के how this pet is with the author. अब चलते हैं very important thing की तरफ, that is what does the story highlight? It highlights a strong bond between humans and animals and showcases the joy of loving an unusual pet. The narrative beautifully conveys themes of companionship, responsibility and the playful innocence of animal. तो ये नोट डाउन करें. इसमें ह्यूमन कंपैटिबिलिटी के बारे में बात की गई है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, देन कंपेनियनशिप की थीम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की है और प्लेफुल इनोसेंस की बात की गई है एनिमल्स को लेके. नेक्स्ट चलते हैं हम करेक्टर एनालिसिस की तरफ. मिजबिल का निक नेम मिज है. ही इज प्लेफुल एंड इंटेलिजेंट ऑटर who forms a strong bond with the narrator.
His mischievous yet affectionate nature showcases the beauty of इंटरस्पीसीज फ्रेंडशिप के इंटरस्पीसीज जो होते हैं, जो बिल्कुल अलग स्पीसीज होते हैं, वो भी ह्यूमन लोग के साथ में, ह्यूमन बींग्स के साथ कैसे फ्रेंडशिप कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम नरेटर गेविन मैक्सवेल की तरफ। वो कौन है? ही इज वेरी कंपैशनेट। कंपैशनेट कहते हैं जो बहुत काइंड होते हैं। पेशेंट ओनर हैं हु केयर्स फॉर मिजबेल डीपली। हिज एफर्ट्स टू ट्रेन एंड अंडरस्टैंड मिजबेल रिफ्लेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लव टुवर्ड्स एनिमल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हाउ डिड मिजबेल the otter become a source of joy for Maxwell? Miswell became Maxwell's closest companion, filling his life with excitement and joy. The otter's playful antics, curiosity, and intelligence made every moment lively. From exploring the bathtub to causing chaos during travel, Misbel's mischievous yet lovable nature strengthened Maxwell's bond with him, making their journey unforgettable. तो हम ये देखते देखिए इस आंसर में सब कुछ ही एक्सप्लेन किया गया है कि उसकी कंपेनियनशिप थी अच्छी, उसकी ही फिल्ड अप द लाइफ ऑफ नरेटर विद एक्साइटमेंट, एंड उनके जो प्लेफुल एंटिक्स थे, एंटिक्स का मतलब होता है छोटे करतब जो वो करते थे, उससे उनकी क्यूरोसिटी के बारे में पता लगता है, मिजबिल की इंटेलिजेंस के बारे में पता लगता है। जब वो बाथ टब में खेलता था, क्योस किया उन्होंने ट्रैवलिंग के टाइम पे, तो ये पता लगता है कि डिस्पाइट ऑल दिस थिंग्स उन्होंने मैक्सवेल के साथ कितना अच्छा बॉन्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आता है, हाउ डिड मिजबेल रिएक्ट टू द न्यू एनवायरनमेंट इन लंदन एंड व्हाट चैलेंजेस डिड मैक्सवेल फेस इन accommodating him? So, how will we write down? In London, Miswell initially found it challenging to adapt to the urban environment, which was starkly different from the natural sylphic. He was accustomed to Maxwell, faced difficulties in providing Misbel with the sufficient space and opportunities for exercise. Misbel's curiosity led him to explore the apartment extensively, often resulting in minor accidents and damages. Maxwell had to be inventive in creating a suitable habitat with the confines of his home, ensuring Mitchell's well-being while managing the constraints of city living. अब लंदन में मिचबिल जब आता है उसके लिए मैक्सवेल के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, इवन मिचबिल के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है वहां रहना, क्योंकि उसकी नेचुरल सेटिंग वैसी नहीं होती है। तो मैक्सवेल उसके लिए वो सभी चीज़ों की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि वो एक्सरसाइज भी करे, उसके अपार्टमेंट में को एक्सप्लोर भी करे, बहुत सारे डैमेजेस भी करता है, एक्सीडेंट भी करता है, लेकिन वो उसके लिए क्रिएट करता है एक हैबिटेट ऐसा जहाँ पे उसको अपना घर जैसा लगे। सो इससे पता लगता है कि मिजबेल जो था ही had to face many constraints, मुश्किलें उनको देखनी पड़ी while living in the city life, but he managed to overcome everything. Next आता है बच्चे, what role did Midgebel's playful nature play in strengthening the bond between him and Maxwell? Very important. Midgebel plays antics such as his fascination with water and his habit of hiding objects brought joy and liveliness to Maxwell's life. These behaviors required Maxwell to engage actively with Midgebel, participating in his games and catering to his playful demands. This interaction fostered a deep emotional connection between them as Maxwell became attuned to Mitchell's needs and quirks, leading to a harmonious companionship built on mutual affection and understanding. मेजबल की छोटी छोटी हरकतें, एंटिक्स जो होती थी, वो बहुत फैसिनेट करती थी, लाइक प्लेइंग विद द वाटर, और वो कैसे ऑब्जेक्ट्स को हाइड कर देता था। इससे मैक्सवेल भी खुश रहता था, एक बच्चे की तरह उसको ट्रीट किया। ही एंगेज हिम विद एक्टिविटीज में एंगेज करके रखते थे, उनको गेम्स खिलाते थे, और उनकी इंट्रैक्शन से उनका इमोशनल बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ और डीप अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ी। नेक्स्ट बच्चे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है, हाउ डज अ स्टोरी हाईलाइट द बॉन्ड बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स? जो हमने पीछे किया ऑलमोस्ट वैसा ही आप बना के लिख सकते हैं। द स्टोरी ब्यूटिफुली पोर्ट्रेज द डीप कनेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स. Maxwell's decision to adapt an otter instead of a dog shows his love for unique companionship. Initially miserable, hesitant, but with time he became attached to his owner. Trusting and playing with him, their bond grows on as Maxwell patiently understands Misbel's needs and behaviors. The otter's playful nature and dependence on Maxwell highlights the emotional attachment between them. Even during the journey to London, despite the challenges, Maxwell ensures Misbel's safety,
proving that love and patience can be built strong relationships between humans and animals. The story emphasizes that animals like humans need care, understanding and companionship, making them an inseparable part of life. तो इससे पूरे आप पढ़ के आपको आई थिंक काफी चीजें समझ पड़ गई होंगी बिकॉज दीज आर ऑल रिपीटेड वन ओनली। आप कैसे लव के थ्रू पेशेंस के थ्रू आप एनिमल्स के साथ अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उनके साथ कंपेनियनशिप अच्छी बना सकते हैं। सो दे आर द इंसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर। आगे चलते हैं मैडम राइट से पास बाय वाली कनन। वाली कौन है यहाँ पे? एक 8 year old गर्ल है। शी इज फैसिनेटेड बाय बस राइड एंड शी सीक्रेटली ये क्या करती है, उसको रोज घर के पास से बस निकलती है, उसको एक्सपीरियंस करना है उस एडवेंचरस जर्नी को, बस में बैठना है। बट छोटी सी बच्ची है और वो क्या करती है, पैसे को सेव करती है। उसको पता है कि बस कितने टाइम पर आती है, कितने टाइम पर जाती है। तो शी राइड्स बस वन डे, बट जब वो जाती है तो उसको नजर आती है एक काऊ जो कि बड़ी जॉयफुली जा रही होती है। और जब वापस आती है तो उसको नजर आता है वो काऊ जो है डेड हो चुकी है, उसको कोई ऐसा ही व्हीकल रास्ते में क्रश कर चुका है। उसकी मुलाकात एक कंडक्टर से होती, बस कंडक्टर से, जो उसको मैडम बुलाता है। दैट इज वाई दिस चैप्टर इज कॉल्ड एज मैडम राइड्स अ बस। This story portrays childhood innocence, curiosity and the transition from innocence to maturity. ये जरूर लिख लें। ये स्टोरी क्या हाईलाइट करिए? चाइल्डहुड इनोसेंस, क्यूरोसिटी एंड ट्रांजिशन, कैसे इंसान बच्ची बदलती है, इनोसेंस टू मैच्योर कैसे बनती है। करेक्टर एनालिसिस इसमें आता है वल्ली का। शी इज अ क्यूरियस एंड इंडिपेंडेंट यंग गर्ल who dreams of riding a bus. She is determined and observant. ये एडजेक्टिव जरूर लिखे। Determined and observant, carefully saving money for her adventure. Her story highlights the innocence and excitement of childhood curiosity. ये story क्या highlight करती है? Childhood innocence के बारे में बात करी है, excitement बता रही है। बस कंडक्टर कौन है? He is a kind as humorous man who treats Valli with respect. He plays along with her adventure, showcasing the kindness of strangers. तो बस कंडक्टर बड़ा ह्यूमरसली बिहेव करता है वल्ली के साथ में। दो ही नो के दिस गर्ल इज ऑल अलोन, ही डज नॉट टेक दिस ड्यू एडवांटेज। और इससे उससे पता लगता है कि जो बस कंडक्टर था, ही वॉज अ वेरी काइंड मैन टूवर्ड्स द स्ट्रेंजर्स। आते हैं क्वेश्चंस की तरफ जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। What preparations did Wali make for her bus journey and what do they reveal about the character? Wali meticulously planned. Meticulously means very carefully, सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ, उसको बोलते हैं meticulously. Planned her bus journey by gathering information about the bus schedule, the duration of the trip and the fare. ये तीनों चीजें जरूर लिखनी है अपने जब ये क्वेश्चन आएगा कि वली कैसे प्लान करती है। पहले बस स्केड्यूल के बारे में पता करती है, फिर ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप क्या है और फेयर के बारे में कि कितने पैसे लगेंगे। She saved her money by resisting the temptation to buy sweets and toys, demonstrating her determination and self-control. वो क्या करती है? अपनी टेम्पटेशन जो स्वीट्स की तरफ रोकती है, टॉयज की तरफ रोकती है, जो बच्चे 8 साल की उम्र के मांगते हैं, और वो सिर्फ ट्रैवल करना चाहती है बस में। एंड शी वांटेड टू एक्सप्लोर, दैट वाज हर जस्ट ड्रीम। These preparations highlight Wali's resourcefulness, independence and strong will to achieve her desires without relying on others. इस सब चीजों से पता लगता है कि वली 8 ईयर की होके कैसे she becomes a matured girl, she is an independent girl, एक strong willed girl है जो अपनी desires दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रखती अपनी desires को पूरा करने के लिए। ये लाइन बच्चे नहीं लिखते हैं, ये लाइन जरूर लिखें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं बच्चा। How did Wali's experience on the bus journey contribute to the understanding of the world? During the bus ride, Wali observed the bustling life, bustling होती busy life outside her village, the beauty of the natural landscape and the behavior of various passengers. ये क्वेश्चन भी जरूर आता है एग्जाम में। बच्चे सिर्फ लिख देते हैं काऊ के बारे में, नहीं, वो क्या क्या देखती है? bustling life outside her village, second beauty of natural landscape and third behavior of various passengers आएंगे यहाँ पे। A poignant moment was when she witnessed a dead cow on the road. एक ऐसा मोमेंट भी आता है उसकी टाइम लाइफ में जब वो ट्रैवल कर रही तो वो बाहर एक काऊ को देखती who was moving joyfully, which she then later on which she confronted her with the harsh realities of life and death. This experience broadened her perspective, making her more aware of life's fragility
and the existence of suffering, thus contributing to her emotional growth and maturity. और यहाँ से हमें पता लगता है ये एक्सपीरियंस उसका क्या बताता है, वो लाइफ की फ्रेजिलिटी होता है कि विच कैन बी इजिली ब्रोकन। लाइफ अभी है और कल को नहीं है। जो वो काव को देखती जाते वक्त थी, आते वक्त इट वाज अ डेड काव। तो इससे पता लगता है कि हाउ डू सफरिंग्स एग्जिस्ट इन आर ह्यूमैनिटी, और इट कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द इमोशनल ग्रोथ एंड मैच्योरिटी ऑफ अ पर्सन। कैसे वो ट्रांसफॉर्म होके एक मैच्योर्ड गर्ल बनकर आती है। अब चलते कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज वलीज बस जर्नी टीच अस अबाउट चाइल्डहुड ड्रीम्स एंड इंडिपेंडेंस? Wally's bus journey represent innocence, curiosity, and determination of childhood dreams. Despite being a young girl, she meticulously plans and saves money for her first solo adventure. Her excitement while observing the outside world, lively passengers, and the changing scenery highlight her childlike wonder. However, when she sees a dead cow on the road, she realizes that the world also has harsh realities. The contrast between her excitement and sudden sadness marks her first step towards maturity. Her refusal to accept treats from strangers and her ability to manage the trip alone showcase her growing sense of independence. Through Wally's journey, the story teaches us that dreams, no matter how small, are valuable and that childhood curiosity should be nurtured while ensuring a balance between adventure and caution. तो ये बाकी का सारा कंटेंट तो आप लिख लेंगे, लास्ट लाइंस को आप देखें कि वल्ली की जर्नी से हमें सीख क्या मिलती है कि ड्रीम्स नो मैटर कितने छोटे क्यों ना हो, जस्ट जर्नी बाय बस वाज नॉट अ बिग ड्रीम बट दे आर वैल्यूएबल। बच्चे की क्यूरोसिटी बहुत अच्छी होती है कि बच्चा बचपन में क्यूरियस है कुछ चीज़ों को जानने के लिए। हाउएवर ये चीज़ की एक इंश्योरेंस भी होनी चाहिए जो बच्चा कर रहा है कि वो कॉशियसली केयरफुली कर रहा है। जैसे एक बच्चा अकेले आजकल कोई किडनैप भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट देयर शुड बी सम कॉशन ऑल्सो। अब चलते हैं द सर्मन ऑफ बनारस विच इज बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। अगेन दिस इज अ वेरी brief chapter which highlights about the teaching of Gautam Buddha to Kissa Gautami. किस्सा गौतमी कौन है? शी इज़ अ ग्रीविंग मदर जिनका कि बेटा भी डेथ हो गई उसकी, एंड शी बिलीव्स दैट अबाउट द लाइफ इज परमानेंट। बट गौतम बुद्धा उनको रियलाइज करते कि लाइफ इज नॉट परमानेंट। शी रियलाइजेस दैट एवरीवन फेसेस लॉस and no one can escape suffering. The lesson conveys Buddha's philosophy of acceptance, detachment and the cycle of life. ये लेसन से पता लगता है बुद्धा की फिलॉसफी के बारे में जो कहते हैं कि एक्सेप्ट करो जो है, डिटैच रहो, किसी के साथ इतनी अटैचमेंट मत रखो क्योंकि लाइफ इज ऑल द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। कैरेक्टर देखते गौतम बुद्धा का। अ स्पिरिचुअल टीचर हु रिनाउंस्ड मीन्स छोड़ देते हैं वर्ल्डली प्लेजर्स को टू सीक एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट वर्ड कीवर्ड है। थ्रू हिज sermon he teaches that suffering is a part of life and can be overcome through wisdom and detachment. इस स्टोरी के थ्रू, इस लेसन के थ्रू मैसेज ये मिलता है कि हम अपनी विजडम के थ्रू, समझ बूझ के थ्रू डिटैचमेंट को पा सकते हैं। वी कैन रिमेन डिटैच फ्रॉम दी पीपल हु आर देयर इन द लाइफ। किस्सा गौतमी कौन है? शी इज अ ग्रीविंग मदर हु लर्न्स अ प्रोफाउंड लेसन। उसको एक लेसन मिलता है अबाउट मोर्टालिटी। Initially, she was unwilling to accept the death of her son, but later on she understands the universal truth, leading her to a spiritual awakening. अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं व्हाट लेसन डिड किस्सा गौतमी टीच किस्सा गौतम सॉरी व्हाट लेसन डिड गौतम बुद्धा टीच किस्सा गौतमी? Gautam Buddha taught Kissa Gautami that death is a natural part of life. When she sought a cure for her dead son, he asked her to find mustard seeds from a house untouched by death. Failing to do so, she realized that suffering is universal and accepted reality. गौतम बुद्धा उसको बताते हैं, कैसे सिखाते हैं कि लाइफ और डेथ जो है इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। वो उसको बोलते हैं उस घर में जा, वहां से मस्टर्ड सीड लेके आ जिस घर में कोई डेथ ना हुई हो। एंड दिस इज नॉट ट्रू। हर घर में कुछ ना कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हुई होती है। तो व्हेन शी रियलाइजेस के जो ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन सफरिंग है, दैट इज यूनिवर्सल, सबके साथ है, देन शी एक्सेप्ट्स द रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मस्टर्ड सीड इन बुद्धास लेसन टू किस्सा गौतमी? तो ये ध्यान से देखें क्वेश्चन। बुद्धा इंस्ट्रक्टेड किस्सा गौतमी टू फाइंड मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ हाउसहोल्ड दैट हैड नॉट एक्सपीरियंस डेथ। अभी जो हमने किया,
Knowing that such a task was impossible, the mustard seed symbolized, ये word आप लोग नहीं लिख पाते हैं, क्या symbolize करते हैं? That commonality of death, universality of death in human experience. This lesson was designed to help Kissa Gautami realize that death is universal phenomenon and personal suffering is shared human condition. Okay, death universal है, पर्सनल सफरिंग एक शेयर्ड ह्यूमन कंडीशन है जो हर कोई शेयर करता है. लास्ट क्वेश्चन आता है इसका, हाउ डज बुद्धा's concept of detachment relate to overcoming sorrow or as discussed in the sermon? Buddha taught that attachment to loved ones and material possession lead to suffering because all things are impermanent. By practicing detachment, individual can free themselves from the cycle of desire and loss, thereby attaining peace. And this detachment doesn't mean indifference, but understanding the transient nature of life and accepting it without clinging, which helps in overcoming sorrow. बुद्धा ये बताते हैं कि अटैचमेंट जो होती है लव वंस के साथ या मटेरियल पोजेशन के साथ, ये परमानेंट नहीं होती है. अगर हम डिटैचमेंट रखते हैं, किसी के साथ नहीं अटैच होते हैं, उसको बोलते हैं डिटैचमेंट. तब हम लाइफ के जो साइकिल है लाइफ और डेथ से उससे निकल सकते हैं. वी कैन अटेन पीस. एंड इसका मतलब ये नहीं कि हम इनडिफरेंट रहें, बट वी शुड नो हाउ टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ लाइफ. अब चलते कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की तरफ. हाउ डज बुद्धा सर्मन एट बनारस हेल्प पीपल कोप विद ग्रीफ एंड सफरिंग? Buddha's sermon of Banaras at Banaras offers a profound lesson, a huge lesson, profound lesson, deep lesson on life and suffering. Through Kissa Gautami's story, ये ऐसे ही लिखे हैं बेटा, through Kissa Gautami's story, he conveys that death is inevitable and that grief should be replaced with acceptable. Kissa, unable to cope with the son's death, seeks a miracle, but Buddha gently guides her towards understanding the truth of morality. When she fails to find a house where death has not occurred, she realizes that sorrow is a shared human experience. Buddha teaches that attachment leads to suffering and that peace can be found in wisdom and detachment. His teachings encourage people to embrace life's impermanence rather than cling to pain. The sermon remains relevant today, offering comfort to those grieving by helping them find strength in acceptance and understanding. तो ये अगेन वन एंड द सेम थिंग, किस्सा गौतमी की बात बतानी है आपने, और आपने मैसेज देना है कि सफरिंग से हमें, इस लेसन से बुद्धा ने सबको क्या सिखाया, विजडम सिखाया, डिटैचमेंट की पॉइंट बताना आपने, और ये भी बताना है कि इट हेल्प्स दोज पीपल फाइंड आउट द स्ट्रेंथ, दोज हु आर अनएबल टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ लाइफ, दैट लाइफ इज इनपरमानेंट. अब चलते हैं लास्ट चैप्टर की तरफ, द प्रपोजल बाय एंटन चेखोव. It is a comedy. ये याद रखें, this is a comedy of a nervous young man called as Lomo. और ये क्या करने आते हैं, नटालिया जो उनकी नेबर है उसको प्रपोज करने आते हैं. However, उनकी प्रपोज तो वो कर नहीं पाते, दोनों आपस में एक छोटी सी बात को लेके लड़ाई करना शुरू हो जाते हैं. They argue a petty land dispute and then proposal turns into a comical quarrel. बहुत ही मजेदार हंसी वाला चैप्टर है. Eventually, with a father's intervention, they accept this proposal and still blinkering, जब वो proposal accept भी कर लेती फिर लड़ना शुरू हो जाते हैं. तो this play highlights the irony in relationship and human foolishness in tribal matters, कि कैसे relationship में irony है कि आज ये जमीन मेरी, ये तेरी, जबकि किसी की भी नहीं होती है. and human foolishness in small matters. अब characters देखते हैं. चुपको कौन है? He's a protective father who wants a good match for his daughter. He is friendly but short-tempered, frequently losing patience over trivial matters. बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड है, गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे लड़ना शुरू हो जाते हैं. नटालिया उनकी डॉटर है. assertive woman मीन्स पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी शी कीप्स ऑन आर्ग्यूइंग ओवर स्मॉल इश्यूज लाइक हर फादर. एंड जब लोमो उनके प्रपोजल लेकर आते हैं, शी रिप्रेजेंट स्टबर्ननेस येट हिडन अफेक्शन. स्टबर्न भी है बट अंदर से अफेक्शन भी है लोमोव के साथ में. Lomov, he is a nervous and hypochondriac. लिखे hypochondriac suitor. Suitor होता है जो किसी से शादी करने के लिए आता है. Despite proposing gets into arguments, his character reflects comic irony in relationship. कि कैसे कॉमेडी है उनके रिलेशनशिप में. So this is how Lomov's character is depicted. Next come to the important question.
How do the character arguments over oxen meadows and their dogs serve as a satire of human nature? ये क्वेश्चन बहुत आता है, इस चैप्टर का यही मेन क्वेश्चन है. The disputes over oxen meadows and superiority of their dogs highlight the trivialities that often overshadow significant matters in human relationships. Despite the intention of discussing marriage, Lumov and Natalia become embroiled in petty arguments, showcasing how pride and stubbornness can lead to unnecessary conflicts. This satirical portrayal criticizes the human tendency to prioritize ego over meaningful connection. तो ये स्टोरी से हमें ये पता लगता है कि कैसे ऑक्सन मीडोज का एक लैंड था जो दोनों कहते हमारा है, वो कहती मेरा, वो कहता मेरा है, एंड इस वजह से दोनों की प्राइड सामने आती है. दे बिकम स्टबन, अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ होती, कन्फ्लिक्ट को बोलते लड़ाइयाँ. सैटरिकल वर्ड जरूर लिखें, ये कीवर्ड है. सटायर, कॉमेडी, ये कॉमिकल ह्यूमर, ये सारे इस चैप्टर के कीवर्ड्स हैं, प्लीज नोट डाउन. ये क्या पोर्ट्रे करते कि ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है कि अपनी ईगो को शांत करने के लिए वो मीनिंगफुल कनेक्शन नहीं बना पाते हैं. दे कीप ऑन फाइटिंग ओवर स्मॉल थिंग्स. Next, in what way does Chepko use irony to enhance the comedy element of the proposal? Chepko employs irony by presenting characters who seek marriage, a union typically associated with love and harmony, yet engage in constant bickering over insignificant issues. The very act of proposing, which should be a romantic gesture, becomes a battleground for disputes. This irony underscores the absurdity of the characters prioritized and adds to the comedic effect of the play. अब क्वेश्चन ये कहता है कि इस प्ले में जब को आयरनी को कैसे हाईलाइट करे. आयरनी का मतलब होता है कहना कुछ करना कुछ. कॉमेडी एलिमेंट्स कैसे लेकर आ रहा है अपनी आयरनी के थ्रू. ये करने तो वो प्रपोज है, लड़ना वो शुरू हो जाता प्रॉपर्टी के नाम पे. कि ये चुपको एक ऐसे इंसान की आयरनी बता रहा है कि जो मैरिज तो करना चाहता है लेकिन टिपिकली लव नाम जोड़ना चाहता है उसके साथ में, लेकिन वो छोटे छोटे इनसिग्निफिकेंट इश्यूज को लेकर लड़ना शुरू हो जाता है. आप प्रपोज करने आए हो, शादी करना चाहते हो, बात करो उस बारे में, क्यों लैंड का डिस्प्यूट लेके बैठ गए हो. तो ये आयरनी क्या अंडरस्कोर करती है कि लोगों के कैरेक्टर कितने ऑब्जर्व्ड होते हैं, कितने इररिलेवेंट होते हैं, और वो कैसे कॉमेडी इफेक्ट क्रिएट करते हैं. अब लास्ट क्वेश्चन इस पूरे वीडियो का, हाउ डज द प्रपोजल satirize marriage and human behavior? Very important. Anton Chepkov's The Proposal is a humorous satire on marriage, social expectation, and human nature. Instead of focusing on love, Lomov and Natalia engage in absurd arguments over trivial matters like land ownership and the superiority of their dogs. Their quarrels expose human foolishness, showing how pride and stubbornness overshadow genuine emotions. The play humorously critiques arranged marriages where economic and social factors often take precedence over personal compatibility. Even though Lomov is nervous about proposing, he and Natalia let their egos control their actions. The irony is that despite their bickering, their families push them towards marriage, emphasizing the societal pressure to wed regardless of compatibility. Through exaggerated conflicts and witty dialogues, the play highlights the ridiculousness of human nature and the superficial reasons that sometimes drive important life lessons. अब बच्चे कई समझेंगे कि आंसर काफी डिफिकल्ट है, हमें नहीं समझ आया, तो चलिए मैं थोड़ा इजी करके आपको बताती हूँ. ये एक स्टोरी है, ह्यूमरसली सटायर को बताती है कि कैसे सोसाइटल एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें किसी को मैरिज के लिए प्रपोज करना है तो सिर्फ हमें लव की बात करनी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. लोमोव और नटालिया आपस में एक एब्जर्व आर्ग्यूमेंट के ऊपर आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं और फिर लैंड से बात चली जाती है उनके डॉग्स पे. वो इतनी ज्यादा फाइट हो जाती है जिससे कि उनकी ईगोज ऑथर बता रहा है. यहाँ पे जो राइटर है वो उनके प्राइड बता रहा है, शोकेस कर रहा है, स्टबनेस बता रहा है कि दोनों ही झुकने को तैयार हैं, दोनों की ईगो सामने आ रही है, और जो इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स हैं वो ज्यादा ओवरटेक कर जाते हैं, उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं बना पाते हैं, और उनके जो एक्शंस हैं वो इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो अपने जो मेन मकसद होता है उसी से हट जाते हैं. So this is why this chapter highlights about the satire in the marriage and human behavior. With this, I come to an end of this video. If you like this video, do like, share, and comment. Charumunga inspires. And if you have any doubt, do write in the comment section.